तो दोस्तों, जैसा आप सबको मालूम है, आजकल की इस दुनिया में इस टेक्नोलॉजी और जो एक फ्यूचर और मॉडर्नाइज्ड दुनिया है, जिसमें हर कोई केस या पुलिस या FBI के लिए बहुत ही आसान होता है ढूंढना। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा भी केस था जो 3 महीनों तक अखबारों की हेडलाइंस पे था। एक ऐसा केस जो एक खूबसूरत लेडी के बारे में था। एक ऐसा केस जिसमें अनुमान लगाया जाता है 60 से ज़्यादा लोगों को सस्पेक्ट माना गया और उनको अंडर अरेस्ट किया गया। लेकिन दोस्तों, ये कौन सा केस था ऐसा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि FBI तक परेशान हो गई। आइए दोस्तों, चलते हैं उसी वीडियो की तरफ, जानते हैं ये केस आखिर है क्या। मैं आपको आज एक 76 पुराने केस के बारे में बोलने वाला हूँ। शायद आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि लास्ट में ये एक सिंपल केस होगा और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आखिर में आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल राइज होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो जिंदा रहते हुए उसको वो लग्जरियस लाइफ और कामयाबी हासिल नहीं हुई जो उसे उसकी मौत के बाद हुई। दुनिया में ऐसे बहुत सारे कम केसेस हैं जिनमें मीडिया ने इतने तवज्जो देकर किसी केस को 3 महीने तक अखबारों के हेडलाइंस पे लिखा गया हो। ये केस एक अमेरिका की 22 साल लड़की के बारे में है जिसका सपना था कि वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बने और उसी के साथ साथ जिंदगी में भी सक्सेसफुल हो। ये केस इसीलिए बहुत अजीब और ट्रेजिडिकल है क्योंकि अलग अलग वक्तों पे 60 लोग पुलिस के या FBI के पास आते हैं और कहते हैं कि ये मर्डर हमने किया है। तो ये बात है 1947 की, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। 15 जनवरी 1947 को करीब सुबह के 10 बजे के दौरान बेटी बैरी सिंगर, एक महिला, अपने 3 साल बेटी के साथ लॉस एंजल्स के एक लिमेंट पार्क के इलाके से गुजर रही होती है। जब वो लिमेंट पार्क के नॉर्थ एवेन्यू से चल रही थी तो उसको साइड की झाड़ियों में नजर पड़ती है। उसको ये लगता है शायद वहाँ पर किसी की डॉल गिरी हुई है, लेकिन जब वो करीब जाती है तो उसकी चीखें निकल जाती है। उसके चीखने का रीज़न भी बहुत हॉरर था, क्योंकि जो उसने वहाँ पर देखा वो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल था। उसने ये देखा कि एक खूबसूरत लड़की जिसके जिस्म के 2 टुकड़े हुए हैं, एक हिस्सा सर से लेकर पाँव तक अलग पड़ा है और दूसरा हिस्सा पेट से लेकर सर तक अलग पड़ा है। और उसी के साथ साथ उसने देखा कि उसके फेस पर एक स्माइल बनाई गई है किसी ब्लेड से या किसी चाकू से, जो कि बहुत डरावना था। तो वो महिला ये सब देखकर पास के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करती है। उसी के साथ वहाँ पर LAPD यानी लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट आती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी, जो उस महिला ने लाश देखी थी उसके जिस्म से कुछ ऑर्गन्स गायब थे और उसकी बॉडी को अच्छी तरीके से पानी से साफ किया गया था और उसके टांगों में यानी उसके लेग्स पे कुछ मांस के टुकड़े भी उठाए गए थे। यहाँ पर हमें एक बात तो पता चलती है कि इसका मर्डर कहीं और किया गया था और फिर मर्डर के बाद बॉडी को यहाँ पर फेंका गया था। जब फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लैब में भेजा जाता है तो पता चलता है कि मर्डर से पहले उसका रेप भी किया गया था और साथ ही साथ उसके जिस्म पर कई रस्सी के निशान थे, जो ये इंडिकेट करते थे कि मर्डर से पहले उसको बहुत टॉर्चर किया गया था। अब पुलिस के लिए सबसे पहला यही काम था कि उस महिला की पहचान निकलवाना। उसमें भी पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पुलिस को खाली 1 घंटा लगता है उस महिला के बारे में पूरा बायोडाटा निकालने के लिए। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि बहुत सालों पहले उस महिला ने आर्मी विंग जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसी के साथ साथ उसको पुलिस ने एक बार अंडर अरेस्ट भी कर लिया था क्योंकि वो अंडर एज ड्रिंकिंग कर रही थी। अब जब लैब के अंदर पोस्टमार्टम करके उसके फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाता है तो पता चलता है उसका नाम एलिजाबेथ शॉर्ट्स था, जो एक बेहद खूबसूरत 22 साल लड़की थी। ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और न्यूज़पेपर के हर एक पन्ने पे यानी हर एक हेडलाइन पे ये खबर छपाई गई लगातार 4 महीनों तक। पुलिस ने और छानबीन करके ये पता लगाया कि एलिजाबेथ का जन्म 1954 बोस्टन में हुआ था।
और उसकी 4 बहनें थी। एलिजाबेथ तीसरे नंबर पे थी। इसके पिता का नाम क्लिव शॉर्ट्स था, जो एक गोल्फ पार्क में काम करते थे। जब एलिजाबेथ 5 साल की थी तो उनके फादर उनको छोड़कर लॉस एंजल्स शिफ्ट हो गए। उसके बाद इनकी माँ फोबी शॉर्ट्स ने इन 5 बहनों की परवरिश की। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। कभी उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। एलिजाबेथ को बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। जब एलिजाबेथ 15 साल की थी तो उसने अपने फादर को एक लेटर लिखा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, और उसके फादर उसको पैसे दे भी देते हैं। उसके बाद एलिजाबेथ अपने फादर के पास कैलिफोर्निया आ जाती है, लेकिन कुछ अच्छे ताल्लुकात ना होने की वजह से वो अपने फादर के घर से भी निकलकर एक बार में वेट्रेस का काम करती है, क्योंकि उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। पैसों की कमी की वजह से वो रोज़ नए बॉयफ्रेंड बनाती। उसी के साथ साथ वो बहुत आज़ाद ख्यालों की थी। उसका अब ये डेली रूटीन बन गया था कि नए बॉयफ्रेंड बनाना, उनके साथ घूमना और शराब पीना, और हॉलीवुड में ऑडिशन देना। क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी तो उसको बॉयफ्रेंड बनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इसी के बीच में उसके एक रिलेशनशिप सामने आती है जो बहुत टाइम तक रही थी। जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था वो यूएस एयर फोर्स में अफसर था, जिसका नाम था मैथ्यू माइकल गॉर्डन। इन दोनों के बीच काफ़ी दिनों के लिए अच्छी रिलेशन चली, यहाँ तक कि माइकल ने एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। एलिजाबेथ ने उसका जवाब हाँ भी दिया था, मगर उस अफसर के प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से वो वहीं मर जाता है। एलिजाबेथ की मौत के बाद पुलिस ने माइकल के घर में भी छानबीन की, लेकिन उनके घर वालों ने साफ मना किया उन दोनों के रिलेशन के बारे में। एलिजाबेथ की मौत के बाद ये केस मीडिया में बहुत ही पॉपुलर और फेमस हो गया। लोगों ने इस केस को एक दूसरा नाम दिया। उसका नाम ये रखा गया द ब्लैक डालिया। ये इसीलिए क्योंकि एलिजाबेथ जो थी वो हमेशा काले रंग के कपड़े पहना करती थी और अपने बालों में एक डालिया नाम का फूल लगाती थी। अब जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रही तो वो ये बोलते थे कि जिस किसी ने भी मर्डर किया है वो एक आम इंसान नहीं है, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर या सर्जन भी हो सकता है, क्योंकि एक बॉडी को 2 हिस्सों में इतनी साफ तरीके से काटना और बॉडी का पूरा ब्लड ड्रेन कर देना और उसके फेस पे एक डेडली स्माइल बना देना, जो कि एक चाकू से नहीं बल्कि एक सर्जन ब्लेड से बनाई गई थी। इसके बाद इस केस में FBI भी आती है और वो कैलिफोर्निया के एक मेडिकल कॉलेज से 300 स्टूडेंट्स की मदद लेकर ये सोचते हैं कि कुछ न कुछ कनेक्शन मिल जाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। मीडिया जिस तरीके से इस केस को उछाल रहा था वो लॉस एंजल्स और FBI के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था। तो उसी के बाद पुलिस के पास अलग वक्तों पे लोग आने लगे और ये बोलते थे कि ये कत्ल या ये मर्डर मैंने किया है। पुलिस ये सोचने लगी कि चलो शायद आज ये केस खत्म हुआ, लेकिन जब उन सब का बयान लिया गया तो उनकी दी गई टाइम, लोकेशन सब अलग अलग थी, जो कि केस के साथ मैच नहीं होती थी। पुलिस ने इन सब को छोड़ दिया। ऐसे ही 60 अलग अलग लोग अलग अलग वक्तों पे आए और पुलिस को ये कहा कि ये मर्डर मैंने किया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया जिस तरीके से इस चीज़ को उछाल रहा था, इस चीज़ से पॉपुलर बनने के लिए लोग अपने आप को ही कातिल या क्रिमिनल मार रहे थे ताकि उनकी फ़ोटो न्यूज़पेपर पे आए। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के पास एक कॉल आती है और वहाँ से वो शख्स कहता है जिस कातिल को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो कातिल मैं ही हूँ। मैंने ही ब्लैक डालिया का कत्ल किया है। उसके साथ ही एक और बात बोलता है कि अगर आपको यकीन नहीं तो आपके पास एक कुरियर आएगा जिस पे आपको भरोसा हो जाएगा। उसके बाद 23 फरवरी 1947 को मर्डर होने के 9 दिन बाद एक कुरियर आता है जिसमें वो कातिल एलिजाबेथ शॉर्ट्स के कुछ पर्सनल चीज़ें भेजता है। उसमें एलिजाबेथ की कुछ तस्वीरें, बर्थ सर्टिफिकेट और उसका बिजनेस कार्ड भी होता है और एक एड्रेस भी जिसमें कुछ पेज गायब होते हैं। ये बात फिर FBI को बोली जाती है। FBI उन सब चीज़ों को फॉरेंसिक लैब में देता है। उस कुरियर के अंदर जो एड्रेस लिखा गया था उसमें पुलिस को 75 लोगों को पकड़कर
अंडर कस्टडी में लेती है, लेकिन उसमें भी FBI नाकाम रहती है। कोई भी प्रॉपर सबूत नहीं मिलता। उसके बाद एक और लेटर पुलिस को मिलता है और उसमें लिखा होता है कि तुम लोग मुझे ढूंढना बंद करो। बाद में ऐसे ही 13 लेटर्स पुलिस के पास आते हैं जिनमें फिंगरप्रिंट्स के निशानों को मिटा दिया होता है पेट्रोल के ज़रिए। लेकिन एक लेटर पे फिंगरप्रिंट्स ट्रेस होते हैं, लेकिन फॉरेंसिक लैब में और पुलिस को भी जो वो सस्पेक्ट्स पकड़ते हैं इस फिंगरप्रिंट के ज़रिए, उनको भी कुछ हासिल नहीं होता। आखिर में ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही और ये लेटर्स आने का सिलसिला भी एक वक्त पे बंद हो गया। आज करीबन 76 ईयर्स बीत गए हैं इस केस को चलते हुए और लोग आज भी कन्फ्यूजन और कंट्रोवर्शियल केस के अंदर फंसे हुए हैं कि आखिर ये मर्डर किसने किया था। तो दोस्तों, मैं भी आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको यह आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो जाते जाते मेरी इस चैनल MYT फैक्ट्स को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट भी करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।